अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्लिनिक विद डॉक्टर इरम वाजिद और मेरा नाम है डॉक्टर इरम वाजिद। अपने इनफर्टिलिटी सेक्शन को आगे बढ़ाते हुए आज हम उन फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे जो कि इनफर्टिलिटी की वजूहात बनती हैं जिसमें फ़ीमेल कॉजेज़ इन्वॉल्व होती हैं। लास्ट टाइम जैसे कि मैंने आपसे डिस्कस किया कि मेल पार्टनर्स के अंदर क्या कमज़ोरी होती है, वीकनेस होती है, सीमेन के क्या पैरामीटर्स होते हैं जिनको हम एनालाइज कर सकते हैं और वो क्या वजूहात है जो कि मेल काउंटर साइड पे आती हैं इनफर्टिलिटी के लिए। आज हम बात करेंगे कि फीमेल पार्टनर में क्या क्या चीज़ें होती हैं जिन्हें चेकलिस्ट करना चाहिए अगर उनको इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम हो। अगेन इनफर्टिलिटी क्या होती है? इनफर्टिलिटी का मतलब है बे औलादी। कोई कपल शादीशुदा कपल है, 1 साल उनको शादी को हो चुका है लेकिन कंसीव नहीं कर पाए, तो इसका मतलब है कि वो इनफर्टिलिटी के लिए उन्हें अपना चेकअप करवाना चाहिए। तो फीमेल में क्या चीज़ें होती हैं आइए हम देखते हैं। फीमेल में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है उसका एग्स, जिसे हम लोग ओवा कहते हैं। ओवम सिंगल टर्म है। हर ओवरी के अंदर तकरीबन 500 एग्स मौजूद होते हैं जो कि हर महीने रिलीज़ होते हैं और जैसे वो रिलीज़ होते हैं अगर वो फर्टिलाइज ना हो तो ठीक 14 दिन के बाद उनको पीरियड्स हो जाते हैं। तो यहाँ से एक बात क्लियर होती है कि ओवम रिलीज़ होता है, जैसे एग रिलीज़ होता है साथ में पीरियड्स आते हैं, मेंस्ट्रुएशन हो जाती है। तो वो ख़वातीन जिनको इर्रेगुलर पीरियड्स होते हैं, माहवारी रेगुलर नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ी वजह बन सकती है उसकी इनफर्टिलिटी के लिए। इसके अलावा पीसीओएस, ये दो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉजेज़ हैं जिन्हें सबसे पहले हमें रूल आउट करना होगा अगर हम किसी पेशेंट को इनफर्टिलिटी के लिए एनालाइज कर रहे हैं। तो अभी हम देखते हैं कि वो कौन सी कॉजेज़ है जिसके अंदर ओवल्यूशन जो है नहीं होती है, फिजियोलॉजिकल एनोवल्यूशन होती है। तो सबसे जो कॉमन इंपॉर्टेंट कॉज है दैट इज़ लैक्टेशनल एमेनोरिया। किसी औरत का जब बच्चा पैदा होता है और वो जो है दूध पिला रही होती है अपने बच्चे को, तो उसको तकरीबन 6 महीने से 1 साल तक पीरियड्स नहीं होते। ये कुदरत की तरफ से होता है। सीरम प्रोलैक्टिन हमारा एक हार्मोन होता है जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। इसका फंक्शन होता है कंटिन्यूस प्रोडक्शन ऑफ द मिल्क, दूध की प्रोडक्शन ताकि कंटिन्यूस रहे। सीरम प्रोलैक्टिन जब इसका लेवल हाई होता है तो एफएसएच जो हार्मोन्स है वो सप्रेस्ड होते हैं, जिसकी वजह से ओवरी के अंदर फॉलिकल्स का बनना, एग का बनना, ये प्रोसेस थोड़ा सा स्टॉप हो जाता है। लेकिन हर औरत दूसरी औरत से मुख्तलिफ है, जुदा है, और इवन एक फ़ीमेल में भी अपनी मुख्तलिफ जो प्रेगनेंसीज़ है उसमें उसकी हार्मोनल स्टेटस अलग होती है। बाज़ अवक़ात ऐसा होता है कि ख़वातीन जो है अपने बच्चे को दूध पिला रही होती हैं, इसके बावजूद जो है वो कंसीव कर लेती हैं। ये इसलिए होता है कि बिकॉज ओव्यूलेशन का प्रोसेस कभी कभार जो है सीरम प्रोडक्शन के हार्मोन्स के डाउन स्लोप की वजह से जो है एफएसएच का लेवल हाई हो जाता है, फॉलिकल्स बन जाते हैं, फॉलिकल मेच्योर हो जाता है और ग्रेफिन फॉलिकल जब मेच्योर होकर रप्चर होता है, एग रिलीज हो जाता है, क्योंकि पेशेंट जो है वो बड़ी कॉन्फिडेंट होती है कि भाई मेरे पीरियड्स नहीं हो रहे हैं। तो इस तरह से वो प्रेग्नेंट हो जाती है बिकॉज वो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स करती हैं। तो लैक्टेशनल एमोनेरिया से मैं ये समझाने की कोशिश करना चाह रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि मेंसेस का होना या ना होना ओवुलेशन के लिए एक पैरामीटर हो। तो लैक्टेशनल एमोनेरिया में जो है आपके जो है एग्स रिलीज़ हो सकते हैं और साथ में कंसीव कर सकते हो। दूसरी वो कंडीशन है जैसे कि ख़वातीन आती हैं कि भाई डॉक्टर साहबा मुझे तो पीरियड्स आ रहे हैं लेकिन फिर भी मैं कंसीव क्यों नहीं कर पा रही हूँ। जैसे कि वो ख़वातीन जो कि 40 ईयर्स से ज़्यादा है, तो इसमें ये होता है कि मेंसेस हो रहे हैं लेकिन वो एन ओवुलेटरी मेंस्ट्रुएशन हो रही है, मतलब पीरियड्स आ रहे हैं लेकिन एग रिलीज़ नहीं हो रहा, सिर्फ विड्रॉल ब्लीडिंग होती है। ये वो कंडीशंस है जो कि एक तो अर्ली मेनोपॉज में होता है और एक अर्ली टीन्स में देखा जाता है। जब शुरू में लड़कियों को पीरियड्स आना शुरू होते हैं तो जो एग्स रिलीज़ होते हैं वो इम्प्रॉपर एग्स होते हैं जो कि फर्टिलाइज नहीं हो पाते और महीने में 2 बार या कभी 3 बार उनको पीरियड्स, इरेगुलर पीरियड्स होना शुरू होते हैं क्योंकि अभी अभी उनका जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है वो स्टार्ट हुआ है। तो ये दो कंडीशंस है जिसमें एक में जो है हमारे पास मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रही लेकिन ओवुलेशन हो रही है, और दूसरी ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे पास मेंस्ट्रुएशन हो रही है लेकिन ओवुलेशन नहीं हो पा रही है। तो इन दोनों कंडीशंस को जहन में रखना होगा जब हम किसी भी पेशेंट को जो इनफर्टिलिटी के लिए ट्रीट कर रहे हैं। इसके अलावा एक चीज़ है अनरप्चर्ड ल्यूटनाइज्ड अनरप्चर्ड फॉलिकल सिंड्रोम। इसमें ये होता है कि जो फॉलिकल है, ग्रेफिन फॉलिकल है, वो फॉलिकल अपने साइज़ को पहुंच चुका है लेकिन वो रप्चर नहीं हो पा रहा किसी वजह से, और साथ में उसमें ल्यूटनाइजेशन भी स्टार्ट हो चुकी है। ये भी एक कॉज हो सकती है इनफर्टिलिटी की। ऐसे पेशेंट्स में हमें उनको फॉलोअप करना पड़ता है प्रॉपर। 30
13th डे उनको पीरियड्स के 13th डे बुला के उनका अल्ट्रासाउंड करते हैं, फॉलिकल का साइज़ देखते हैं। अगर उनका फॉलिकल का साइज़ जो है 18 मिलीमीटर से 20 मिलीमीटर हो गया, दैट मीन्स कि वो मेच्योर फॉलिकल है, तब हम उनको IVFC के इंजेक्शंस लगाते हैं ताकि वो फॉलिकल रप्चर हो जाए और वो कंसीव कर लें। ये तो बात हो गई कुछ ओवर रिलेटेड। इसके अलावा 35 से ज़्यादा एज की जो ख़वातीन होती हैं उनमें ओम में जो है मुख्तलिफ़ किस्म की क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती हैं, जिसकी वजह से उनको कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है। तो इनको चाहिए, ख़वातीन को चाहिए कि जैसे अगर उनकी मैरिज अगर 28 ईयर्स पे भी हो रही है, 29 ईयर्स पे भी हो रही है, तो इन्हें चाहिए कि वो जल्द अज जल्द जो है वो अपनी डॉक्टर के पास जाएँ और अपनी जो है कंसीव करने के लिए वो स्टार्ट कर लें, क्योंकि द बेटर द अर्ली द बेटर इज़ द रिज़ल्ट। उसके बाद सेकंड हम आ जाते हैं पैसेजेस के ऊपर, यानी एग की क्वालिटी भी सही है, रेगुलर ओवुलेशन हो रही है, मेंसेस भी ठीक है, लेकिन फिर भी पेशेंट कंसीव नहीं कर पा रही। इसमें क्या वजूहात होती है? जैसे कि आपको पता है कि जैसे ही हस्बैंड जो है सीमन की डिपोजिशन करते हैं पोस्टीरियर फॉर्निक्स में, ये स्पर्म जो है वो स्विम करके सर्विक्स के थ्रू असेंट करते हैं यूट्रस को और फ्लोपियन ट्यूब की तरफ जाते हैं। फ्लोपियन ट्यूब में अगर उनको एग मिल जाता है तो वो फर्टिलाइज कर देते हैं। दैट मीन्स कि जो जेनिटल ट्रैक है इसकी पेटेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी कंडीशंस है जिसमें जेनिटल ट्रैक की पेटेंसी जो है वो ख़राब होती है? लाइक कंजेनिटल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। कंजेनिटल ऑब्स्ट्रक्शन में ये होता है कि या तो इम्परफोरेट हाइमेन है। मेरे पास एक केस आया था इम्परफोरेट हाइमेन का, और साथ में उसमें यूट्रस भी एब्सेंट थी, जस्ट स्ट्रीक ऑफ सॉफ्ट टिश्यू उस पेशेंट में थी। तो ये चीज़ें हमें रूल आउट करनी होती हैं कि उनकी जो है हाइमेन इम्परफोरेट तो नहीं है, यूट्रस का साइज़ नॉर्मल है, कहीं इन्फेंटाइल साइज़ ऑफ द यूट्रस तो नहीं है, और इसके अलावा बायलेटरल ट्यूबल ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है। बायलेटरल ट्यूबल ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो कंजेनाइटल भी हो सकती है। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फेक्शंस लाइक ट्यूबरकुलोसिस जो कि हमारी सिस्टम में बहुत ज़्यादा कॉमन है, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, इसके अलावा गोनोकोकल इन्फेक्शंस हो गए, क्लेमाइडियल इन्फेक्शंस हो गए। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फेक्शंस हैं जिसमें ट्यूबल ब्लॉकेज हो सकती है। और इसके अलावा जो है हाइड्रोसेल्पिंग्स है, हाइड्रोसेल्पिंग्स में जो है इवन अगर IVFC ट्रीटमेंट भी कराई जाती है तब भी जो है इम्प्लांटेशन प्रॉब्लम कॉज हो सकती है। इसके अलावा प्रेशर इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे किसी पेशेंट के अंदर एंडोमेट्रियोसिस है, या तो मायोमा से छोटे दाने हैं यूट्रस के अंदर दाने हैं, या तो फिर एंडोमेट्रियोसिस सिस्ट है। तो प्रेशर इफेक्ट की वजह से क्योंकि बाहर एक मास पड़ा हुआ है, वो प्रेशर इफेक्ट करते हैं ट्यूब्स के ऊपर, जिसकी वजह से या तो ट्यूब्स को बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पुलेज की वजह से ट्यूब्स जो है नैरोइंग ऑफ द ट्यूब्स हो सकती है, या कम्प्लीटली वो ब्लॉक हो सकती हैं। तो जेनिटल ट्रैक की जो है पेटेंसी दिखना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए भी जो सबसे ईजीएस्ट टेस्ट है और आसानी से हो सकता है दैट इज़ हिस्ट्रोसेल्फिंजियोग्राफी। हिस्ट्रोसेल्फिंजियोग्राफी जो है एक किस्म का एक्सरे है। इसमें हम जो है डाई इंसर्ट करते हैं थ्रू दी सर्विक्स, और ये डाई की देखेंगे कि स्पिलेज होती है कि नहीं पेरिटोनियल कैविटी के अंदर। अगर इस डाई की स्पिलेज बायलेटरल हो रही है, दैट मीन्स कि जेनिटल ट्रैक जो है वो पेटेंट है और ट्यूब्स भी पेटेंट है। ठीक है जी। अभी हम आ जाते हैं हमारी जो थर्ड इंपॉर्टेंट कॉज है, दैट इज़ हॉस्टिलिटी ऑफ दी सर्विक्स। सर्विक्स ये है कि अगर स्पर्म भी नॉर्मल है और ओवम भी सही है, नॉर्मल है, और ट्यूब्स का भी कोई इशू नहीं है, बिल्कुल सही है, लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि जो सर्वाइकल म्यूकस है वो इतना हॉस्टाइल होता है टुवर्ड्स द स्पर्म कि जैसे ही स्पर्म डिपॉजिट होते हैं एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं जो कि स्पर्म्स को ख़त्म कर देती है, किल कर देती है। या तो इसमें फ़िज़िकल और केमिकल नेचर जो म्यूकस का है इस तरह का होता है कि वो स्पर्म को पेनिट्रेट नहीं होने देता। जैसे बहुत ज़्यादा टू विस्किट जो है म्यूकस है, इसकी वजह से स्पर्म्स जो है इसके थ्रू स्विम नहीं कर सकते, या बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है। तो ऐसी कंडीशंस में भी जो है हॉस्टिलिटी ऑफ द सर्वाइकल म्यूकस की वजह से भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। और इसके अलावा एब्सेंट म्यूकस है, मतलब म्यूकस है ही नहीं जेनिटल ट्रैक के अंदर, ये कंडीशन हो सकती है। जैसे एम्प्यूटेशन ऑफ द सर्विक्स है, किसी पेशेंट में जो है छोटा सा माइनर प्रोलैप्स था, सर्विक्स की एम्प्यूटेशन कर दी, तो जाहिर सी बात है सर्वाइकल म्यूकस जो है प्रोड्यूस नहीं हो रहा। या तो हमारे पास कोन बायोप्सीज ली जाती हैं, बाज़ औक़ात ख़वातीन में जो है इरेगुलर ब्लीडिंग की हिस्ट्री होती है ओल्ड एज में, तो उसमें हम बायोप्सी लेते हैं जाके चेक करें कि खुदा न खासा कोई सर्वाइकल कैंसर तो नहीं है, इस तरह की कॉजेज़ हो गई। तो ऐसी कंडीशंस में जो है एब्सेंट सर्विक्स हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है सर्वाइकल डायथर्मी। किसी पेशेंट की बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हुई है, PPH हुआ है, उसको डायथर्मी के थ्रू जो है इसकी वेसल्स जो है वो
क्लोज की गई हैं तो सर्वाइकल डायथर्मी में भी जो है एब्सेंट म्यूकस हो सकता है। उसके अलावा फॉल्टी पोजीशन ऑफ द सर्विक्स, दाई वगैरह पेशेंट को बता देती है भाई तुम्हारी तो बचदानी उल्टी है, तुम्हारी तो बचदानी इस तरह है, ये है वो है। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। जैसे रिट्रोवर्टेड यूट्रस हो गया या फॉल्टी पोजीशन ऑफ द सर्विक्स हो गया, इस कंडीशन में एक कुछ प्रॉपर पोजीशंस होती है जिसमें हम इंटरकोर्स का बताते हैं और पेशेंट जो है वो इजीली कंसीव कर लेता है। इसके अलावा यूवी प्रोलैप्स भी एक इंपॉर्टेंट कॉज है इनफर्टिलिटी की। उसके बाद हम आ जाते हैं बोथ पार्टनर्स, यानी कि दोनों पार्टनर्स की इन्वॉल्वमेंट होती है इनफर्टिलिटी की क्या वजूहत बन सकती हैं। हस्बैंड जनाब जी वो दुबई में रह रहे हैं या हस्बैंड जो है वो आर्मी में जॉब कर रहे हैं, तो उनको प्रॉपर टाइम नहीं मिल रहा एक दूसरे के साथ इंटरकोर्स के लिए, या फिर वो महीने में ऐसे दिन मिस कर जाते हैं जो कि ओवुलेशन डेज होते हैं, तो जिसकी वजह से वो कंसीव नहीं कर पाते। तो बीइंग अ डॉक्टर हमें पेशेंट को जो है प्रॉपर्ली काउंसलिंग करनी चाहिए कि ये उनके डेज़ हो सकते हैं ओवुलेशन के, और इस डेज़ में अगर वो इंटरकोर्स करती हैं तो वो प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती हैं। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है एपेरोनिया क्या होता है कि देयर इज़ अ शेयर इग्नोरेंस, कपल को पता ही नहीं है कि प्रॉपर इंटरकोर्स किस तरह से करते हैं। जैसे यंग एज में शादी हो गई, हमारे सिस्टम ऐसे है कि हम गाइड नहीं करते हैं, ना तो ब्राइड को ना ग्रूम को ना शादीशुदा जोड़ों को गाइड नहीं करते हैं कि ये प्रोसेस किस तरह से होता है। तो शेयर इग्नोरेंस की वजह से एपेरोनिया की वजह से भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। डिस्पेरोनिया पेनफुल इंटरकोर्स हो रहा है तो इस कंडीशन में भी कंसीव करना जो है वो प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा बाज़ कपल्स जो है वो कुछ लुब्रिकेंट्स यूज़ करते हैं ड्यूरिंग द इंटरकोर्स। लुब्रिकेंट्स के अंदर बाज़ औक़ात ऐसे फिजिकल या केमिकल एजेंट्स होते हैं जो कि स्पर्मिसाइडल होते हैं, स्पर्म्स को किल कर देते हैं। तो ऐसे कंडीशंस में भी जो है वो कंसीव करना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा अनएक्सप्लेन्ड कॉजेज़ में, यानी आपको कोई भी वजूहत नहीं मिल रही हैं, तो उसमें क्या हो सकता है, कोई डिफेक्ट हो सकता है स्पर्म के अंदर या ओवम के अंदर, कोई ऐसा डिफेक्ट है जो कि अभी हमारी जाहिर सी बात है हमारी अभी लैपटॉप टेक्नोलॉजीज जो इतनी एडवांस नहीं है कि हम प्रॉपरली असेस कर सकें कि ओवम की क्वालिटी क्या है, एग की क्वालिटी क्या है। तो कोई ना कोई डिफेक्ट है स्पर्म में या ओवम में जिसकी वजह से प्रॉपर जो है कपल जो है वो कंसीव नहीं कर पा रहा है। इसके अलावा यूट्रस में जो है कोई मसला है, जैसे ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज, ट्रोफोब्लास्ट में कोई मसला है, या फिर जो मतलब अर्ली एम्ब्रियो बन रहा है वो आगे ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, या एंडोमेट्रियम के अंदर कोई डिफेक्ट है जो प्रॉपर इम्प्लांटेशन नहीं हो रही है, जो बच्चा इम्प्लांट हुआ है उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रही है। तो ये भी वजूहत हो सकती है इनफर्टिलिटी की। इसके अलावा जो है बहुत सी और कॉजेज़ भी हैं जो कि अभी तक साइंस ने डिस्कवर भी नहीं की होंगी शायद। तो जितनी अब तक रिसर्चेस के थ्रू डिस्कवर हो चुकी हैं, थ्योरेटिकली है बातें हैं, वो मैंने आज आपके साथ शेयर की है। अगर मेरे इस वीडियो के हवाले से आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि इससे रिलेटेड कोई वीडियो आप मुझे चाहते हैं कि मैं आपके लिए बनाऊँ तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो काइंडली उसको लाइक करें, उसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, शायद इस वीडियो से किसी का जो है वो भला हो सके। और साथ में जो है अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें मेरे अपकमिंग वीडियोज़ के लिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।